सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के पेड कोर्सेज के तहत इकोनॉमिक्स के इस पार्ट में आज हम औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने जो औद्योगिक क्षेत्र पर चर्चा की थी उसमें हमने औद्योगिक विकास सूचकांक आईआईपी के संबंध में हमने चर्चा की थी। वो करंट अपडेट था, ध्यान रखें ये। इसके अलावा हमने औद्योगिक विकास भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है या उसकी गति कम है तो उसके कारण क्या है, जिसमें हमने कहा था भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई या औद्योगिक पूंजी का अभाव हो गया, उसको हमने समझने का प्रयास किया था। इससे पहले के पार्ट में जो हमने सबसे महत्वपूर्ण बात की थी वो था कोर सेक्टर। 8 औद्योगिक इकाइयां होती है कोर सेक्टर की, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। अब आगे की दिशा में हम बात करें तो हम औद्योगिक विकास को कैसे तेज किया जा सकता है, तो हम गवर्नमेंट को लेकर चलेंगे। तो 3 औद्योगिक नीतियों पर चर्चा करेंगे। तो औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए औद्योगिक नीतियां बनाई गई थी। तो एक लाइन लिखिए, औद्योगिक विकास को तेज करने के कारक, हेडिंग डाल दीजिए। वो कौन से फैक्टर है जो औद्योगिक विकास को तेज कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। यदि हम इनकी बात करें तो एक है औद्योगिक नीतियां, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। औद्योगिक नीति ये होती है, समय समय पर ये बनाई जाती है। इसमें 3 औद्योगिक नीतियों की मैं बात करूंगा और विस्तार के साथ हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें से कई क्वेश्चन निकल कर आए हुए हैं। देखिए, एक तो हम बात करेंगे पहली औद्योगिक नीति। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, आईपी। आईपी का मतलब होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आईपी का मतलब ये होता है। तो मैं यहां पर आईपी शब्द इस्तेमाल करूंगा। तो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी ये थी 1948। मैं इसकी बात करूंगा अलग से, लेकिन पहले एक हम चार्ट बना लें इसका। दूसरी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ये थी 1956, 1956 की औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति 1956। तीसरी थी आईपी 1991। तो अब तक ये 3 औद्योगिक नीतियां बनी हुई हैं। इन 3 औद्योगिक नीतियों को यदि मैं सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में लेके चलूं तो ये इस पे तो क्वेश्चन बना हुआ है कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी या पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी, ऐसे इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक लाइन तो इसके नीचे लिख दीजिए, ये थी स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1948 में बनी थी। क्या थी, क्या इसमें प्रावधान रखे गए थे, उसकी चर्चाएं हम करते रहेंगे बाद में। और औद्योगिक नीति जो 1956 थी, इसे कहते हैं भारत में औद्योगिक विकास का मिनी संविधान। इसे कहते हैं भारत में औद्योगिक विकास का मिनी संविधान कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। मिनी संविधान, तो भारत में औद्योगिक विकास का मिनी संविधान किस पॉलिसी को कहा जाता है? 1956 की पॉलिसी को। और आईपी ये लेटेस्ट पॉलिसी है, आप कह सकते हो लेटेस्ट में इसी का अनुसरण किया जा रहा है। उदारवादी सिस्टम को इसके अंदर अपनाया गया था। देखेंगे हम किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, सब चीजों को लेकर चलेंगे। आइए, तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। आइए,
देखिए, इसमें आपके सामने जो स्वतंत्र भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है, इसमें हम इतनी ही बात करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो मेन टारगेट रहेगा, ये दोनों रहेंगे, एक तो ये और एक ये। इन दोनों को आधार बनाकर ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, और वही तैयारी करनी है आपने, इसके अलावा नहीं करनी। तो अब जो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, औद्योगिक नीति 1956 की बात कर रहा हूं। आईपी 1956। देखिए, यदि हम 1956 की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के रूप में या दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक भाग इसे कहा जा सकता है। एक लाइन लिखिए, इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान हम कर चुके हैं, के एक भाग के रूप में जानते हैं। एक भाग के रूप में जानते हैं। और औद्योगिक विकास का मिनी संविधान तो है ही है, वो बात हम पहले कर चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट इसके वैल्यूएबल पॉइंट पर आता हूं, विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं रही, क्या विशेषताएं रही, क्या सिस्टम रहा इसका। इसमें जो सबसे मुख्य विशेषता जो इसकी मानी जाती है, मेन विशेषता, मुख्य विशेषता, इसी से इसका आधार आपको पता लग जाएगा। इसकी मुख्य विशेषता थी PQL। PQL। अब देखिए PQL क्या है। P का मतलब है परमिट। परमिट का मतलब समझो, तो परमिट लेनी पड़ेगी। कोटा, कोटा मतलब आपका इसके अंदर कितना कोटा है, ठीक है। जैसे आरक्षण में बोलते हैं ना, इसमें आपका कितना कोटा है, कितना हिस्सा, अलग से हिस्सा दिया जाएगा। और लाइसेंस, लाइसेंस, ये PQL थी। अब इसमें आप ये कह सकते हो, इसकी बेसिकली मैं बात कहूं PQL की, परमिट लाइसेंस कोटा की, ये होता है बंद अर्थव्यवस्था में नियंत्रणों की अधिकता। वास्तव में जितने ज्यादा नियंत्रण होंगे, नियंत्रणों की जो अधिकता होगी, जितना ज्यादा कंट्रोल किया जाएगा, उसे ही हम कहते हैं PQL, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण विशेषता रही थी। आप खुद सोचिए, आप कोई भी काम चालू करते हैं, कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, आपको उसमें से कोटा किसी के लिए रखना पड़ेगा, और लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, यहां भ्रष्टाचार की जन्मभूमि तैयार हो जाती है। समझे ना बात को। परमिट लेने के लिए भी तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कोटा कितना डिसाइड किया जाए, फिर आप ये सोचोगे कि यार मैं इतना कमा रहा हूं, मेरा लाभ हो ना हो, इतना तो इसको देना ही पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, उस इंडस्ट्री को स्थापित करने से पीछे हटते हो। तो वास्तव में ये जो PQL है, ये हो सकता है उस टाइम में, जो ये भाई 1956 के काल में जब इसको डिसाइड किया गया था, हो सकता है उस समय के अनुरूप रही हो, और हो सकता है उस समय की आवश्यकता भी रही हो। लेकिन वास्तव में ये जो PQL है, किसी भी औद्योगिक विकास को धीमा करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होता है। तभी तो आप देख लीजिए, 1991 की औद्योगिक नीति बनाई गई, जिसमें उदारवादी को लिबरलाइजेशन लाया गया, निजीकरण लाया गया, प्राइवेटाइजेशन लाया गया, करेंगे बात उसकी हम। तो एक विशेषता इसकी ये रही, पहली विशेषता। इसकी जो दूसरी विशेषता रही, वो ये रही कि एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकना। एकाधिकार प्रवृत्ति को रोका गया। लिखिए, इसमें एकाधिकार प्रवृत्ति को
रोका गया। आप कह सकते हो टू चेक मोनोपोलिक अप्रोच, टू चेक मोनोपोलिक अप्रोच। अब इसके लिए क्या हुआ, एकाधिकार प्रवृत्ति मतलब किसी का एक अधिकार को रोका गया। कैसे रोका गया आप देखिए, एक कमेटी गठित की गई थी, दत्त कमेटी, दत्त समिति। उसके सुझावों के आधार पर इसमें एक कानून बना था। एक लाइन लिखिए, इसके लिए दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर एक कानून बना। अब बात आती है ये कानून कौन सा था, उसकी बात करेंगे हम। MRTP एक्ट 1969। अब देखिए ये जो MRTP एक्ट 1969 था, सबसे पहले तो यदि मैं इसके पूरे नाम की बात करूं तो ये आपके सामने बनता है मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड इन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये था 1969 में आया था। इसके तहत क्या हुआ कि बड़ी कंपनियां जो थी उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया, बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया ताकि छोटी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त ना हो जाए। एक लाइन लिखिए, इसके तहत बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ताकि छोटी कंपनियां छोटी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त ना हो जाए, छोटी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त ना हो जाए। आप ये कह सकते हो कि बड़ी मछली छोटी मछली को ना खा जाए। इसका कहने का मतलब ये है। चाहे तो आप पढ़ने की दृष्टि से एक बात लिख भी सकते हो आपके ध्यान रखने के लिए, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को ना खा जाए, ये इसका आधार रखा गया। क्लियर? तो ये थी आईपी 1956 की पॉलिसी। दो बातें ध्यान रखनी है आपने। एक तो मुख्य विशेषता इसकी पीक्यूएल, परमिट कोटा लाइसेंस, इसको आप समझते ही हो कि नियंत्रणों की अधिकता, कंट्रोल ज्यादा। आप कोई भी इंडस्ट्री स्थापित करने जा रहे हो, आप पर कंट्रोल ज्यादा है, आपकी फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, उसको आप पीक्यूएल में डाल सकते हो। इसी तरीके से एकाधिकार प्रवृत्ति को रोका गया कि बड़ी मछली छोटी मछली को ना खा जाए। बड़ी कंपनियों के पर नियंत्रण स्थापित किया गया ताकि छोटी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त ना हो जाए, दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर। अब यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये रही, मैंने कहा जो भी समितियां होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। दत्त समिति का संबंध किससे है? इकोनॉमी में मोनोपोली प्रवृत्ति को रोकने से संबंधित है या एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकने से संबंधित है। क्लियर? राइट डाउन कीजिए।
तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948, फिर दूसरी औद्योगिक नीति आईपी 1956। अब मैं तीसरी औद्योगिक नीति पर बात करने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। आईपी 1991। तो यदि हम इसकी योजना के तहत इसको जोड़े, जैसे हमने 1956 को दूसरी पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में देखा था, तो इस टाइम कोई योजना नहीं चल रही थी। आप जानते हो, हमने पढ़ा भी था कि सेंटर में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, इस कारण से इस समय कोई योजना नहीं चल रही थी। तो यहां योजना एक तरीके से योजना का अवकाश ही था, योजना नहीं थी यहां पर, राजनीतिक केंद्र में अस्थिरता के कारण। लेकिन ये पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी की जो प्रमुख विशेषता है, मैं उसी पर चर्चा करूंगा और उसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता रही, ये रही एलपीजी। एलपीजी, हाँ, ये गैस नहीं है, एलपीजी गैस नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये नहीं है, ध्यान से समझिए। देखिए, जो एलपीजी है, इसमें क्या बातें आपके सामने आ रही है? ये है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन, इसको आप कह सकते हो उदारीकरण। ये फुल फॉर्म होती है, अपने आप ध्यान रखना। इसी तरीके से पी का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन, आप कह सकते हो निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, आप इसको कह सकते हो वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो तीन बातें हमें पढ़नी है। सबसे पहले मैं लिबरलाइजेशन को लेके चलूंगा। उदारीकरण, कहते हैं ना, उदार हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तो क्या था? पीक्यूएल था, नियंत्रणों की अधिकता थी, नियंत्रणों की अधिकता को कम किया गया, वही ये आपका लिबरलाइजेशन होता है। करते हैं हम बात इसकी, एक लाइन लिखिए, विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करना। समझते आ रहे हैं इन बातों को? बिल्कुल मैं सीक्वेंस में एक कहानी के रूप में चल रहा हूं। विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त करना, जितने भी नियंत्रण है उनको समाप्त करना। जैसे मैं आपसे कहूं एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे लाइसेंस राज समाप्त करना। भाई, आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक को लाइसेंस नहीं है, कोई भी खोल सकता है इसको। लाइसेंस राज समाप्त करना। अब ये लाइसेंस राज किसमें था? पीक्यूएल, आईपी 1956 के तहत था। अब लाइसेंस राज वर्तमान में 4 क्षेत्रों पर लागू है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आइए। लाइसेंस वर्तमान में 4 क्षेत्रों पर लागू है। आज भी है, लेकिन क्योंकि कुछ क्षेत्र रखे गए, ऑब्वियसली बात है। कौन कौन से हैं? तंबाकू, एक तो तंबाकू है, और जो दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, रक्षा उत्पाद, ये दूसरे नंबर पर है। और जो तीसरे हैं औद्योगिक विस्फोटक,
चौथा है खतरनाक रसायन। ये आज भी लाइसेंस के दायरे में आते हैं। आप कह सकते हो कि वर्तमान में जो 4 क्षेत्र है वो लाइसेंस के दायरे में है। अब अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा लाइसेंस के दायरे में है, कौन सा नहीं है। तो 4 क्षेत्र लाइसेंस के दायरे में है। एक तंबाकू, एक इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस व रक्षा उत्पाद, एक औद्योगिक विस्फोटक, एक खतरनाक रसायन। ये लाइसेंस के दायरे में आते हैं। ये तो ये बातें हमारी लिबरलाइजेशन के रूप में होगी। मतलब यहां पर लाइसेंस राज को समाप्त किया गया। ये होता है उदारीकरण, मतलब उद्योग स्थापित करने के लिए थोड़ा उदार होना, उदारीकरण की प्रवृत्ति को निभाना। क्लियर? एक बार राइट डाउन करो, उसके बाद हम निजीकरण पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन आप कह सकते हो औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, इसको हम निजीकरण बोलते हैं। हालांकि और भी कई बातें आएंगी, एक बार लिखिए। औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। एक बात लिखनी है आपने, काफी महत्वपूर्ण है, नोट डाल के लिख दीजिए। वर्तमान में 2 क्षेत्र, 2 सेक्टर ऐसे हैं जो सरकारी निवेश के लिए आरक्षित है। मतलब उसमें सरकार ही निवेश कर सकती है। केवल 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो सरकारी निवेश के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। मतलब 2 क्षेत्रों में सरकार जो है अपना ही निवेश करेगी। अब ये 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिए। एक तो है परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। दूसरा परमाणु ऊर्जा खनिज। केवल ये 2 ही सेक्टर है जो सरकारी निवेश के लिए आरक्षित है। ध्यान रखना। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, पहले ये रेलवे सहित 3 थे, वर्तमान में रेलवे नहीं है इसके अंदर। तो एक छोटा सा स्टार डाल के यहां पे लिख दीजिए, वर्तमान में रेलवे इसमें नहीं आता है। रेलवे जो है इसके अंदर नहीं आता है, रेलवे का पोर्शन नहीं है इसके अंदर। तो रेलवे पहले होता था तो पहले 3 क्षेत्र हो गए, अब रेलवे को बाहर निकाल दिया। आप जानते हो रेलवे में निजीकरण की बात चल रही है, इस कारण से अब ये 2 ही सेक्टर ऐसे हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस पर काम करती है। आइए, संबंधित कंपनी, कौन सी कंपनी है जो काम करती है। सीपीएससी, सीपीएससी निजीकरण से संबंधित है। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। आप कह सकते हो केंद्रीय
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। अब ये कंपनी क्या करती है, ये प्रोत्साहित करती है और प्रोत्साहित किसके लिए करती है ये, कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर जो है, वो निजी क्षेत्र की तरह काम करे। एक लाइन लिखिए, यह है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों की तरह काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये समझ में आई बात सारी। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो प्राइवेट सेक्टर यूनिट की तरह काम करें, उसके लिए प्रोत्साहित करती है। इसके लिए ये क्या करती है, वित्तीय स्वायत्तता उपलब्ध करवाती है। किसके माध्यम से करती है ये ऐसा काम, ये किसके द्वारा करेगी, ये वित्तीय स्वायत्तता के द्वारा, वित्तीय स्वायत्तता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्तता। आप इसके आगे लिख सकते हो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्तता के माध्यम से ये क्या करती है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों की तरह काम करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। अब देखिए आपके सामने एक नया शब्द आ गया, वित्तीय स्वायत्तता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब आप कितना खर्च कर सकते हो, आपको खर्च करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप कितना खर्च कर सकते हो इसकी स्वतंत्रता दी गई है। सिंपल भाषा में हम इसको यही बोलते हैं, वित्तीय स्वायत्तता। भाई कोई कंपनी है उसको खर्च करने की स्वतंत्रता। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, आप इसके आगे एक बात लिख दीजिए, व्यय करने की स्वतंत्रता, कितना खर्च कर सकती है। सिंपल भाषा में समझने के लिए, व्यय करने की, खर्च एक्सपेंड कितना कर सकती है। आइए अब देखिए, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक मिनी रत्न, दूसरा नवरत्न, तीसरा महारत्न। अब देखिए ये कितनी है और कितने खर्च करने की स्वतंत्रता है, बात करेंगे हम इसकी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके बारे में कि ये जो मिनी रत्न है और नवरत्न है, इनका निर्माण कब हुआ था, ये प्रारंभ कब हुई थी, या ये सिस्टम प्रारंभ कब हुआ था। ऐसे प्रारंभ लिख दीजिए, निर्माण मत कीजिए। ये प्रारंभ कब हुआ, 1997 में इसका प्रारंभ हुआ था। और जबकि जो महारत्न है इसका जो प्रारंभ हुआ था
2009 में हुआ था। ये 2009 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो मिनी रत्न और नवरत्न इनका प्रारंभ तो 1997 में हुआ था, जबकि महारत्न का प्रारंभ 2009 में हुआ था। अब देखिए ये कितनी है। यदि मैं मिनी रत्न की बात करूं तो ये है 75 है ये। इसमें भी आगे क्या है, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड है। एक श्रेणी फर्स्ट है, इसमें है 60 और एक इसके अंदर श्रेणी सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये है 15। क्लियर। और नवरत्न कंपनियां कितनी है, ये 16 है। अब महारत्न कंपनियां कितनी है, ये है 8। ये है, ठीक है। अब देखिए वित्तीय स्वायत्ता की बात हो रही है, बहुत ही ध्यान से समझते जाना। तो कितना खर्च कर सकती है ये, आइए बात करते हैं हम इसकी। कितना खर्च कर सकती है, ठीक है। अब देखिए खर्च करने को तो कितना ही कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट से अनुमति लेके करनी पड़ती है। मैं यहां बात कर रहा हूं सरकार की अनुमति के बिना, सरकार की अनुमति के बिना कितना खर्च कर सकती है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो सरकार की अनुमति के बिना ये मिनी रत्न है जिसकी 2 श्रेणियां हैं, और नवरत्न है, महारत्न है, ये कितना खर्च कर सकती है, ध्यान से समझिए। आइए, ये जो है ये 500 करोड़ खर्च कर सकती है। मिनी रत्न जो है जिसमें श्रेणी फर्स्ट है, ये 500 करोड़ तक खर्च कर सकती है सरकार की अनुमति के बिना। और जो श्रेणी सेकंड है जो कि 15 है, ये 300 करोड़ खर्च कर सकती है सरकार की अनुमति के बिना। और जो ये नवरत्न है, ये नवरत्न ये 1000 करोड़ रुपए सरकार की अनुमति के बिना खर्च कर सकती है, 1000 करोड़ रुपए। इसी तरीके से जो ये महारत्न है, ये 5000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है सरकार की अनुमति के बिना। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताने के लिए एक चार्ट का सहारा लिया है। मुझे लगता है आपके दिमाग में ये आ गया होगा। अब इसमें जो भी अपडेट हो वो करंट जीके के माध्यम से हम करते जाएंगे। क्लियर। तो राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इकोनॉमी के तहत कुछ औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की, जिसके तहत हमने औद्योगिक नीतियों को पढ़ा। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनी थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औद्योगिक विकास का मिनी संविधान आईपी 1956 को कहा जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीक्यूएल मुख्य विशेषता थी, एकाधिकार प्रवृत्ति को रोका गया, दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर कानून बना। आईपी 1991 लेटेस्ट में चल रही है, उसी के आधार पर सारी व्यवस्था है, सारी इकोनॉमी चल रही है, इंडियन इकोनॉमी। उसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को रखा गया, जिसके तहत हमने लिबरलाइजेशन की बात की। उसमें लाइसेंस राज या लाइसेंस के दायरे में 4 क्षेत्र नहीं आते हैं, महत्वपूर्ण है। आगे की बात हमने निजीकरण पर की। निजीकरण के तहत हमने ये पढ़ा कि मिनी रत्न क्या होता है, नवरत्न क्या होता है, और इसके अलावा महारत्न क्या होता है। अब मैं निजीकरण के साथ विनिवेश को शामिल करते हुए उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन को लेकर आऊंगा। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम विनिवेश और ग्लोबलाइजेशन पर चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।